हेलो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था एसिड बेस टाइट्रेशन में इंडिकेटर, आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और ओस्टवाल थ्योरी। नेक्स्ट है आपका एसिड बेस का पार्ट 2, जिसमें मैं आपको बताऊंगा न्यूट्रलाइजेशन कर्व। अब न्यूट्रलाइजेशन कर्व क्या होता है, ठीक है। उसके पहले हमें समझना होगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं। तो एक वर्ड होता है आपका डिसोसिएशन। डिसोसिएशन मतलब होता है आयनाइज्ड, ठीक है। आयनाइज्ड होना अपने ऑन्स आयन में या अपने आयंस में ब्रेक डाउन होना, इसको बोलते हैं हम लोग डिसोसिएशन। जो हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, जिनका एग्जाम्पल है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, और बेस का एग्जाम्पल आपका NaOH, KOH। तो ये जो आपके स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, ऐसे आपके केमिकल्स ऐसे कंपाउंड हैं जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं अपने ऑन आयंस में, जिनसे मिलकर वो बने हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल मान लेते हैं HCl का, HCl, ये क्या हो गया, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। इसमें कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है 100%, ठीक है। अब दूसरा आता है आपका वीक एसिड। वीक एसिड मतलब CH3COOH। ये आयनाइज तो होगा, ब्रेक डाउन होगा, लेकिन CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव आयनाइज तो होगा, लेकिन 100% नहीं होगा। 70%, 80%, 90%, 50%, कितना भी हो, लेकिन 100% नहीं होगा। और जो 100% डिसोसिएट नहीं होते वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते, वो वीक कैटेगरी में आते हैं। और जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं वो किस कैटेगरी में आएंगे, आपके स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में आएंगे। अब बात करते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन कर्व की, कि न्यूट्रलाइजेशन कर्व होता क्या है। इसके पहले हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती क्या है, ठीक है। अब बात करते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन कर्व की। तो न्यूट्रलाइजेशन कर्व क्या है आपका, ठीक है। अब हमने न्यूट्रलाइजेशन समझा कि एसिड इक्वल अमाउंट में एसिड इक्वल अमाउंट में बेस को हम जब मिलाते हैं तो हमारा pH 7 पहुंच जाता है, तो वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो गई। तो लेकिन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या थी वो हम अभी नहीं समझ पा रहे थे। तो मैकेनिज्म को समझने के लिए हमने क्या कर्व प्लॉट किया, एक कर्व प्लॉट किया। कर्व कैसे प्लॉट किया वो मैं आपको आगे डिस्कस करता हूँ। क्यों प्लॉट कर रहे हैं, क्योंकि हम जानना चाह रहे हैं कि जैसे हमने अगर 1 ml, जैसे इक्वल अमाउंट मैंने बताया आपको, तो इक्वल अमाउंट में क्या होना चाहिए था आपका, इसमें आपका 50 ml HCl है और दूसरे में आपका 50 ml NaOH है। हम डिस्कस क्या करने वाले हैं कि अगर हमने इसमें 10 ml मिलाया, पहले सबसे पहले हमने उसमें 10 ml मिला दिया, तो 10 ml मिलाने पर उसका pH कितना चेंज हो रहा है, ठीक है। फिर हमने उसमें 20 ml मिलाया तो उसका pH कितना चेंज हो रहा है। इस तरीके से हमने उसका पूरा 50 ml मिला दिया तो उसका pH कितना पहुंचा। इस मैकेनिज्म को समझने के लिए हमने न्यूट्रलाइजेशन कर्व को प्लॉट किया। तो न्यूट्रलाइजेशन कर्व सबसे पहले हमने बनाया किसके बीच, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बीच। मैंने बताया स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब क्या होता है, जो कंप्लीट डिसोसिएट हो गया आपका, वो स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल था आपका HCl, स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जाम्पल था आपका NaOH। जब हमने इन दोनों के बीच एक ग्राफ प्लॉट किया तो हमने देखा, हमने ऑब्जर्व किया कि जब हमने 75 ml, मतलब दोनों 100 ml थे आपके। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। हमने 100 ml ले लिया HCl और 100 ml क्या ले लिया, बेस, ठीक है। अब हमने क्या किया, इससे किससे, बेस वाले कंपाउंड से, यहाँ पर क्या ले लिया हमने NaOH। हमने बेस से, हमने बेस का कितना ml लिया, 75, मतलब ये कितना था टोटल 100 ml। हमने इसका 75 ml लेकर किस में ऐड किया, HCl में ऐड किया। तो जैसे हमने HCl में ऐड किया तो हमने देखा कि हमारा pH कितना पहुंचा, 0.9 पहुंचा। ये कब पता चला, जब हमने कर्व प्लॉट किया। जैसे ही हमने उसमें 90 ml बेस मिलाया, बेस मतलब NaOH, 90 ml बेस मिलाया तो उसका pH कितना पहुंचा, 1.3।
जैसे ही हमने 99 ml मिला दिया उसका pH कितना पहुंचा 2.3, और जैसे हमने 99.9 ml मिलाया बेस NaOH तो उसका pH कितना पहुंचा 3, और पहुंचना कितना चाहिए था 7, पहुंचना कितना चाहिए था 7 पर कोई भी चीज़ न्यूट्रलाइज होती है, न्यूट्रल होती है। लेकिन जैसे ही हमने अपॉन एडिशन ऑफ द 100 ml ऑफ द बेस पूरा का पूरा हमने मिला दिया तो आपका pH सडनली कहाँ पहुँच गया 7 पर, कहाँ पहुँच गया 7 पर, सडनली पहुँच गया। तो हमने इस मैकेनिज्म को जाना कि ऐसा नहीं है कि आपने 75 कुछ अमाउंट मिला दिया तो उसका pH एकदम से आपका 7 पहुँच जाना है, लेकिन pH कैसे राइज होता है, धीरे धीरे राइज होता है। ये हमें किससे जानकारी मिली, हमारे न्यूट्रलाइजेशन कर्व से जानकारी मिली। अब हम इसमें देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन कर्व, एक आपका स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए इस न्यूट्रलाइजेशन कर्व को बनाया गया। इसमें क्या देखा हमने, एल्काइली एडेड मतलब आपका NaOH, ठीक है। और ये जो आपका ग्राफ दिख रहा है ये किसके लिए दिख रहा है, HCl के लिए। तो HCl के लिए हमने देखा कि यहाँ पर कितना है इसका pH 0.0 आपके इसका pH है नियर बाय 0। जैसे हमने NaOH मिलाना स्टार्ट किया तो उसका pH क्या हो गया, राइज होगा, 1 पहुँचेगा, फिर 2 पहुँचेगा, फिर 3 पहुँचेगा। लेकिन जैसे ही हम उसमें 100 ml क्या मिला देंगे, NaOH को ऐड कर देंगे तो उसका pH कितना पहुँच जाएगा 7। यही इसका क्या कहलाएगा, एंड पॉइंट। जिस पॉइंट पर रिएक्शन कंप्लीट वो क्या कहलाएगा आपका एंड पॉइंट। उस पॉइंट को हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन कर्व से हमें हेल्प मिलती है मैकेनिज्म समझने के लिए कि हमारा न्यूट्रलाइजेशन का जो मैकेनिज्म है वो कैसे फॉलो करता है, इसलिए इस कर्व को प्लॉट करना पड़ा। इसी से हमें पता चला कि वीक एसिड और वीक बेस का कर्व इतना प्रॉपर नहीं बनता है, इसलिए उसको नॉन एक्वास टाइट्रेशन में डाला गया। और चॉइस ऑफ द इंडिकेटर को भी इंडिकेटर को चॉइस करने के लिए भी हमें हेल्प मिलती है इससे। अगर मान लो आपका एंड पॉइंट अगर स्लाइटली 8.2 के आसपास आता है तो मतलब हमें एक ऐसा इंडिकेटर यूज करना है जो स्लाइटली बेसिक हो, मतलब स्लाइटली एल्कलाइन हो। तो इंडिकेटर को चॉइस करने के लिए भी हमें आपका टाइट्रेशन कर्व की आवश्यकता पड़ी, न्यूट्रलाइजेशन कर्व की ज़रूरत पड़ी। इससे हमें न्यूट्रलाइजेशन कर्व से हमें पता चलता है कि आपकी कोई भी रिएक्शन है उसका मैकेनिज्म क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में करके मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।